हेडिंग डालिएगा सर, केमिकल बॉन्डिंग। बातचीत मत करिए सर, लपेट के रख लीजिए उसको। इधर आइए। सबसे पहले सर, पहली चीज, अगर इसे अपने को पढ़ना है तो यह पता होना चाहिए कि बॉन्ड क्या होता है। अगर बात की जाए तो हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल पूरा पढ़ रखा है। पीरियोडिक टेबल में हर पीरियड की एक अपनी क्या है, इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस का मतलब है कि वो उसके पास एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, यानी इसीलिए वो किसी के साथ जल्दी रिएक्ट नहीं करता अगर हम ज़ेनॉन और क्रिप्टन को छोड़ दें तो इसीलिए सबसे पहले मैं यहां इनर्ट गैस लिख रहा हूं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन और रेडॉन। 6 पीरियड लिखे हैं क्योंकि 7th पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे हैं, रेडियो एक्टिव इन नेचर है, तो हम उनकी प्रॉपर्टीज को यहां पढ़ने वाले नहीं है कहीं से भी। अगर मैं बात करूंगा तो हीलियम का एटॉमिक नंबर बेटा 2 है, नियॉन 10 है, आर्गन 18 है, क्रिप्टन 36 है, ज़ेनॉन 54 है और रेडॉन का 86 है। इसका सीधा सा मतलब है सर कि ये लोग अपने अपने पीरियड की इनर्ट गैस हैं, यानी कि अगर मैं यहां पर पीरियड लिखूंगा तो पीरियड नंबर 1 की इनर्ट गैस हीलियम है, पीरियड नंबर 2 का नियॉन है, 3 का आर्गन है, 4th का क्रिप्टन है, 5th का ज़ेनॉन है और 6 का आर्गन यानी रेडॉन है। अब सर इस बात का सिर्फ मतलब यह है कि कुछ भी लिखाने से पहले मान लीजिए पीरियड नंबर 2 है, तो पीरियड नंबर 2 के जितने भी एलिमेंट होंगे वो सब अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को क्या बनाना चाहते होंगे, नियॉन के बराबर, यानी ये अपने अपने पीरियड के क्या है, सब हीरो है सर। तो इसका मतलब ये लोग अपने पास से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके या इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके हर हालत में क्या पाना चाहते होंगे, ना मैं ऑक्टेट बोलूंगा ना मैं डुप्लेट बोलूंगा। ऑक्टेट का मतलब होता है आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कर लेना, डुप्लेट का मतलब होता है आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन कर लेना। मैं कहूंगा बॉन्ड का फॉर्मेशन इसलिए होता है टू अटेन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। क्या बात समझ में आती है सर? तो बड़ी सिंपल लाइन है, इसको उतार लीजिए, इसी पर सब कुछ बेस्ड है। यानी कभी भी मन करे कि ये क्यों रिएक्ट कर रहे हैं, तो भाई इनको अपने हीरो जैसा बनना है, यानी अपना कॉन्फ़िगरेशन ये बनाना है जो कि हीलियम का है, नियॉन का है, आर्गन का है, क्रिप्टन का है, ज़ेनॉन का है और रेडॉन का है। अच्छा एक बात और है, जितने भी एक्सेप्शंस हैं केमिस्ट्री में, जो बार बार हम बोलेंगे कि इसके पास ज्यादा से ज्यादा इतना ही इलेक्ट्रॉन हो सकता है, वो सारी बातें यहां पे आके लग जाएंगी। यानी अगर कोई 4th पीरियड का एलिमेंट है तो उसके पास नेट में इलेक्ट्रॉन कभी भी 36 से ज्यादा पॉसिबल नहीं है। ये बात याद रखेंगे तो बहुत सारे एक्सेप्शन आपके पास से निकल जाएंगे। लिखिएगा बॉन्ड के आगे, इट्स फॉर्म्ड टू अटेन, it's formed to attain, it's formed to attain inert gas configuration it's formed to attain inert gas configuration and minimize the potential energy, यानी कि वो लोग अपनी पोटेंशियल एनर्जी को क्या करना चाहेंगे, मिनिमाइज करना चाहेंगे।
अब एक बात आपको याद रखनी है, क्या हर एलिमेंट उतना ही इलेक्ट्रॉन कर ले ये जरूरी नहीं है। जैसे लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, वो चाहकर भी कभी 10 नहीं कर सकता। तो सारा मामला इन्हीं के बीच में फंसा रहता है। यानी कि जो लिथियम होगा वो अपने कॉन्फ़िगरेशन को एक इलेक्ट्रॉन निकालकर किसके जैसा दिखाएगा? हीलियम के जैसा। क्लियर है मामला? तो ये डिपेंड करेगा कि कितना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन घूम फिर के आएंगे किनके पास? इनर्ट गैस के। क्लियर है? अब यहां एक टर्म लिखा है, क्या अंडरलाइन करिएगा? पोटेंशियल एनर्जी। कहा जाता है एनर्जी जितनी कम होगी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। केमिस्ट्री में बार बार हम किस एनर्जी की बात करेंगे? पोटेंशियल एनर्जी की, क्योंकि हम एटम्स को स्टैटिक फॉर्म में मान रहे हैं। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि पोटेंशियल एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। अभी हम लोग जो बॉन्ड के बारे में पढ़ रहे हैं उसमें थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, आगे चल के इनका फुल डिस्क्रिप्शन है। यानी कि यहां पर मैं आपको याद दिलाऊंगा कि आपने थोड़ा बहुत क्या पढ़ रखा है। अब सर जो बॉन्ड है इनको दो भागों में डिवाइड किया गया। दो प्रकार का बॉन्ड पॉसिबल है। एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा और दूसरा बेटा वीक बॉन्ड होगा। एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, दूसरा वीक बॉन्ड होगा। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में हम लोग कौन कौन से बॉन्ड्स को पढ़ेंगे? पहला आयनिक बॉन्ड, आगे चलकर मैं इसी का नाम रख दूंगा या यहां लिखवा देता हूं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड बोलो या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलो। दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड, इसी का छोटा भाई डेटिव बॉन्ड। डेटिव और कोवेलेंट में थोड़ा ही सा अंतर है, सब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की कैटेगरी में आते हैं। और चौथा मेटेलिक बॉन्ड। चौथा मेटेलिक बॉन्ड। तो चार प्रकार के स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आपको पढ़ने हैं जो आपके कोर्स में है। आयनिक बॉन्ड यानी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की कैटेगरी में आता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड बोले, और चौथा है मेटेलिक बॉन्ड। इधर आते हैं, वीक बॉन्ड में दो बॉन्ड पढ़ने हैं, एक हाइड्रोजन बॉन्ड और दूसरा वंडरवॉल बॉन्ड। याद रखना हाइड्रोजन बॉन्ड वंडरवॉल बॉन्ड से स्ट्रॉन्गर होता है। बगल में लिख लीजिएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गर देन वंडरवॉल बॉन्ड। आगे चलकर इनकी भी कैटेगरीज पढ़ेंगे। वंडरवॉल बॉन्ड को भी 3 भागों में बांटा गया है, तो उसकी बातचीत आगे करेंगे जब उसे पढ़ रहे होंगे। अभी एक छोटा सा सिनेरियो है कि हम अपने जो भी बॉन्ड हम बनाने वाले हैं वो किस किस टाइप के पॉसिबल है। कुछ बातें आपको याद दिलाएंगे जिससे कि आपका काम चले। अभी के लिए थोड़ा ही मामला है, आगे चल के तो फुल डिस्क्रिप्शन है। चलें सर, पहला हेडिंग डालिए, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में आयनिक बॉन्ड, या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। कुछ कुछ लाइनें लिखवा रहे हैं।
पहला लाइन है फॉर्म्ड बिटवीन कैटायन एंड एनायन। कैटायन और एनायन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बनने वाला बॉन्ड कौन सा होता है? आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। दूसरा सर, फॉर्म्ड बिटवीन, मेटल नहीं बोलेंगे, वो मेटल जिसके पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ज्यादा हो। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, ब्रैकेट में लिखिएगा, ये जनरली सारे तो नहीं लेकिन ज्यादातर कौन से ब्लॉक के एलिमेंट होंगे? एस ब्लॉक। फॉर्म्ड बिटवीन इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनने वाला बॉन्ड। तीसरी बात, जब ये बॉन्ड बनता है तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस एलिमेंट के बीच में 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होना चाहिए। चौथी बात, फॉर्म्ड बाय, ये सब पता है तुमको, फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कैसा होना चाहिए? कंप्लीट होना चाहिए, यानी एक की सरफेस को छोड़कर दूसरे की सरफेस में जाना चाहिए। एग्जाम्पल आप सबको पता है, जैसे अगर मैं बात करूंगा NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड क्या करता है सर? ये हमारे पास सोडियम है, ये हमारे पास Cl है। मैं ये बोल रहा हूं कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर रहा है, यानी एक इलेक्ट्रॉन सोडियम के पास से निकलकर कहा जा रहा है? Cl के पास, क्योंकि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, Cl का एटॉमिक नंबर 17 है। तो क्या इसका कन्फ्यूग्रेशन 2,8,1 होगा? इसका कन्फ्यूग्रेशन 2,8,7 होगा। क्लियर है मामला? तो अब मुझे बताना जरा, इधर देखो, इनर्ट गैस कन्फ्यूग्रेशन। अब पीरियड वाला चाहे तो पीरियड पे इनर्ट गैस के बराबर ले आए, और या उसके ऊपर जो पिछली वाली इनर्ट गैस है उसके बराबर भी आ जाए, डिपेंड करेगा कितना इलेक्ट्रॉन ले सकता है या नहीं ले सकता है। तो सर जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है वो 7 इलेक्ट्रॉन तो नहीं ले सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेने के लिए भी इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन को झेलना पड़ता है। तो इसका मतलब क्या ये एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो नियॉन का कन्फ्यूग्रेशन दिखाएगा, और अगर ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले तो क्या आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन दिखाने लगेगा। इसलिए जब ये ट्रांसफर होगा तो हमारा सोडियम क्या Na+ में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी 2,8, और हमारा Cl उसी इलेक्ट्रॉन को पाकर Cl- में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि लुक लाइक आर्गन। क्लियर बात? तो इनके बीच में प्लस और माइनस, यानी ये क्या बन गया? कैटायन, और ये बना एनायन। तो जाहिर सी बात है इनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगना शुरू हो जाए, और हम इसी बॉन्ड को क्या नाम दे रहे हैं? आयनिक बॉन्ड। आगे चल के जब प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे, जितनी जल्दी कैटायन और एनायन बनेगा उतनी जल्दी आयनिक बॉन्ड बनने का टेंडेंसी होगा उस एटम के अंदर या उन एटम्स के अंदर जो ये बॉन्ड बनाने की चाहत रखते हैं। अच्छा, मैंने एस ब्लॉक इसलिए बोला है कि एस ब्लॉक वाले जब आ जाए
तो ये समझ में आ जाता है कि ऑक्सीडेशन नंबर इनके फिक्स हैं, रेडॉक्स इसीलिए पहले पढ़ा दिया। क्या ये तय है कि अगर मेरे सामने कभी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, स्ट्रांशियम, बेरियम, ये लोग आते हैं, तो क्या +1 +2 मुझे दिख जाता है? मान लीजिए कल को मेरे सामने एक एग्जाम्पल आया कि क्या यहां आयनिक बॉन्ड है, तो हम लोगों ने हजारों बार किया है, K4 FeCN का होल 6। अब इसमें मुझे केवल आयनिक बॉन्ड की अगर बात करनी है, तो क्या मैं ये S ब्लॉक एलिमेंट मुझे नजर आ रहा है, इसका मतलब ये तुरंत ही क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज में टूट जाएगा, यानी कैटायन फॉर्म करेगा। तो यहां पर जो मॉलिक्यूल्स के अंदर ग्रुप ऑफ एटम्स हैं, जिसमें D ब्लॉक एलिमेंट भी है और P ब्लॉक भी है, ये मिक्सचर मिलकर क्या फॉर्म करेगा, आयनिक बॉन्ड। यानी इनके बीच में बनने वाला बॉन्ड कौन सा होगा, आयनिक। उसके बाद आगे पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी देख लेंगे सर। तो अभी अगर मैं बात करूंगा तो ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को मैं क्या बोलूंगा, आयनिक बॉन्ड। और इसीलिए बार बार टर्म यूज किया जा रहा है इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। बस याद रखिएगा, जब भी आपको आयनिक बॉन्ड बनाना होगा, हमेशा याद रखना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कैसा होना चाहिए, कंप्लीट ट्रांसफर होना चाहिए। और ये डेटा हमको इस बात में मदद करेगा कि कहां पर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, कहां आयनिक बनेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ये बताता है कि अगर इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है तो आसानी से इलेक्ट्रॉन एक सरफेस को छोड़कर दूसरे में जा सकता है, इससे कम है तो सरफेस कंप्लीटली छोड़ नहीं सकता, तब हमें शेयरिंग करानी पड़ेगी, यानी कोवेलेंट बॉन्ड बनाना पड़ेगा। जैसे अगर मैं आपको मतलब एग्जाम्पल के तौर पे बात कर लूं कि डेटा हमको याद है, सुनने के लिए, तुमको रटना नहीं है। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो जगह है यहां पर, सोडियम की लगभग 0.9 है, क्लियर है बात। और Cl का तुमने पढ़ रखा है लगभग 3.0। तो यहां पर जो डेल्टा En आ रहा है वो इनके डिफरेंस से कितना आ रहा है, 2.1। इसीलिए ये लोग कौन सा बॉन्ड बना रहे हैं, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये साइड में नोट कर लीजिए। तो जाहिर सी बात है कि ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। अगला वाला इसी का भाई कोवेलेंट बॉन्ड। अब वहां हम क्या करेंगे, शेयरिंग की बात करेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या होगा, कम होगा वहां पर, यानी मैं बोलूंगा लेस देन 1.7 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कंप्लीटली नहीं होने वाला है, इलेक्ट्रॉन सरफेस के साथ ही रहेंगे, यानी उस एटम को छोड़कर कभी जाने वाले नहीं। अगला हेडिंग डालिए, कोवेलेंट बॉन्ड। हटाया जाए इसको। कोवेलेंट बॉन्ड, पहला पॉइंट लिखिएगा, फॉर्म्ड बिटवीन non-metals, formed between non-metals and less electropositive metal and less electropositive metal जो जनरली कौन से ब्लॉक के एलिमेंट होंगे, डी ब्लॉक। नॉन मेटल के बीच में बना दो तो कोवेलेंट है। लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल एंड नॉन मेटल, जो कि आपने अभी पीछे देखा है।
एक ये और एक आपका ये नॉन मेटल। लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल और यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट के साथ मिलकर भी कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। ये पहला पॉइंट है। दूसरा है सर, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनता है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनेगा। अब इस शेयरिंग को दो टर्म बोला गया। कहीं कहीं लिखा हुआ है इक्वल शेयरिंग और कहीं कहीं लिखा हुआ है म्यूचुअल शेयरिंग, यानी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। तो यहां लिख लीजिएगा बाय इक्वल और म्यूचुअल शेयरिंग। डेल्टा EN यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से कम होना चाहिए। जाहिर सी बात है, अगर 1.7 से ज्यादा होगा तो आयनिक बना लेगा। एग्जाम्पल देखिए सर, F2 नॉन मेटल है, FeCl3 डी ब्लॉक लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल और साथ में नॉन मेटल है सर। SiC दोनों के दोनों नॉन मेटल है। स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो F सिंगल बॉन्ड F है। ये आयनिक बॉन्ड नहीं है सर, यहां पे ध्यान रखना है। क्या कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड है। SiC मैंने आपको पढ़ाया है। कितने लोगों को इसका स्ट्रक्चर पता है? हाथ उठाओ। तुमको नहीं मालूम है? SiC का स्ट्रक्चर कैसा होगा? क्या डायमंड की तरीके होगा? बस कुछ कार्बन्स को हटाकर उसकी जगह क्या रख दिया गया है? सिलिकॉन। तो बना लो, बीच में सिलिकॉन बनाओ, टेट्राहेड्रली कार्बन लगाओ, 4 वैलेंसी, और जब ये कर ही रहे हो तो इसका हाइब्रिडाइजेशन भी लिख देना। सिलिकॉन भी sp3 है और कार्बन भी sp3। और ये कैसा होगा? 3D कोवेलेंट नेटवर्क फॉर्म करेगा। इसकी खासियत बताओ। इसकी खासियत बताओ मेल्टिंग पॉइंट के आधार पे। क्या इसका मेल्टिंग पॉइंट आयनिक कंपाउंड से भी ज्यादा होगा? क्योंकि मैंने आपसे बोला था जनरली कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं, तो उनका मेल्टिंग पॉइंट आयनिक कंपाउंड से कम रहता है, वो सॉलिड पाए जाते हैं। लेकिन आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट उन कोवेलेंट कंपाउंड से कम रहता है जो 3D नेटवर्क फॉर्म कर लें, यानी कि नेटवर्क बना लेंगे तो वो क्या होगा? तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी वहां पर लगेगी। तो ये ध्यान रखना है आपको। अब इसी में मैंने ऑर्गेनिक में आपको जितना पढ़ाया वो सब कोवेलेंट बॉन्ड ही है, तो उसमें कोई ज्यादा चक्कर है नहीं। एक छोटी सी बात ये, जो म्यूचुअल शेयरिंग जो यहां लिखा है, क्या इसका मतलब फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो 9 है, यानी उसका कॉन्फ़िगरेशन 2,7 है, यानी उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में। इसका मतलब वो 8 करने के लिए क्या एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों फ्लोरीन रखेंगे? बोलो भैया। और दोनों फ्लोरीन एटम जब एक एक इलेक्ट्रॉन रखेंगे तो इस प्रकार से इन दो गोलों के बीच में ये जो 2 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं, ये कौन से इलेक्ट्रॉन हैं? इक्वल शेयरिंग से बनने वाले इलेक्ट्रॉन। क्लियर है मामला? एक इसको बना लीजिए, एक डायग्राम बनाएंगे, उसमें कुछ बातें बतानी है वो बता दें, जिससे वो टर्म बार बार यूज होगा तो आपको समझ में आना चाहिए।
और दिख रहा होगा कि फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में अब अगर बात की जाए तो शेयरिंग के बाद 8 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, यानी कि वो अपने कन्फ्यूगरेशन को किसकी तरीके रिप्रेजेंट कर रहा है, नियॉन की तरीके। बोलो भैया 9 से 10 इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है, यानी इनर्ट गैस कन्फ्यूगरेशन को अटेन कर रहा है। एक स्ट्रक्चर अमोनिया का बना लीजिए सब लोग जल्दी से। बहुत आराम आराम से पढ़ो, इसमें सब निकाल ले जाओगे, थोड़ा मुश्किल भी होगा लेकिन तुमको पता नहीं लगने दें। चलें हटाएं, अमोनिया का स्ट्रक्चर बना लीजिए सब लोग। तो क्या ये स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल नहीं है गुरु, पिरामिडल है, NH3 है सर। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, इसके आउटर मोस्ट शेल में यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 5 है। 5 को 8 करना है, सीधी सी बात है। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 है, 1 से 2 कर सकते हैं। हाइड्रोजन अपने डुप्लेट को कंप्लीट करने के लिए टहलता है और बाकी एलिमेंट अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए टहलते हैं। तो अगर यहां बात की जाए तो नाइट्रोजन ने क्या एक एक इलेक्ट्रॉन, ये ब्लू वाला यहां रखा होगा और 2 इलेक्ट्रॉन इसके यहां बच गए होंगे। हाइड्रोजन ने इसका साथ निभाने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन ये ग्रीन वाला अपना रखा होगा और दिख रहा होगा कि नाइट्रोजन के अराउंड टोटल कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। यानी यहां पर जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर होता है इसमें हम रिप्रेजेंट करते हैं आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को। तो क्या ये इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन ये बाहर वाली शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं सर, अंदर के जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो नजर नहीं आते हैं। पहली बात तो ये समझिएगा। अब सर क्या ये बताइएगा, एक एक करके पूछते जा रहे हैं, क्या ये वाले इलेक्ट्रॉन जो है ये बॉन्ड बना रहे हैं? अरे बोलो भैया, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं क्या ये बॉन्ड बना रहे? और इन्हें बोला गया बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। क्या नाम दिया गया? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। नीचे मैं और करके लिख रहा हूं, इनके पेयर को बोलेंगे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। यानी 2 इलेक्ट्रॉन का जोड़ा अगर है तो क्या बोलेंगे? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। हर सिंगल इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बना रहा है उसे क्या बोलेंगे? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, चाहे वो नीला वाला हो और चाहे वो हरा वाला। पहली बात क्लियर है। जो बॉन्ड नहीं बना रहा है, ये दिख रहा होगा आपको, इन्हें कहा गया नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। क्या बोला गया सर? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के पेयर को क्या बोला गया? लोन पेयर। और यहां लिख लीजिएगा, पेयर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कॉल्ड लोन पेयर। एक एक चीज में लिखवा रहा हूं क्योंकि वो कुछ भी आएगा तो तुम्हें पता होना चाहिए। अच्छा सर, ये जो व्हाइट वाली डंडी है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? कोवेलेंट बॉन्ड को। अब सर जो ये बीच में नाइट्रोजन है, जो इस सारे खेल को अपने चारों तरफ होने दे रहा है, उसे बोलेंगे सेंट्रल एटम। क्या नाम देंगे केवल अभी? सेंट्रल एटम। और कल को अगर ये एटम कोई मेटल हो गया, यानी डी ब्लॉक वाला आदमी हो गया, तो हम पूरी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में बार बार बोलेंगे सेंट्रल मेटल एटम। डी ब्लॉक में भी क्या बोलेंगे जब उसके कंपाउंड पढ़ेंगे? तो सेंट्रल मेटल एटम। तो इसका मतलब ये जो नाइट्रोजन है वो हमारा सेंट्रल
एटम है अभी, मेटल होगा तो मेटल शब्द जोड़ दें। एक छोटी सी बात पूछ रहे हैं, अगर कोई कंपाउंड लिखा हुआ है तो हम वहां पर कैसे जानेंगे कि ये फलाना आदमी सेंट्रल एटम है? किनारे लिखा है तो, बीच में लिखा है तो, या दूसरी साइड किनारे लिखा है तो? ये सब बकवास है। सीधा फंडा है, उस आदमी को बीच में रखना होगा जिसे अपने ऑक्टेट को या इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को, अगर बोले तो ज्यादा अच्छा शब्द है, अपने इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। जिसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी वो ज्यादा हाथ पैर मारेगा, यानी कि वो ज्यादा बॉन्ड बनाएगा। इसलिए लिखा कहीं भी हो, नाइट्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन की, वो 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, हाइड्रोजन को 1 की जरूरत है, इसलिए मैं बात करूंगा नाइट्रोजन को बीच में रखो। क्लियर है मामला? अब अगर कभी कोई पूछेगा कि अमोनिया में बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बोलते चलो 6 है या नहीं? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर क्या उसी के आधे हो जाएंगे? तो क्या बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर 3 होंगे? छोटा सा सवाल है, गलत नहीं करोगे, लेकिन लिखा दे रहे हम, अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दे रहे हैं। दूसरा सर, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 हैं। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के पेयर को ही क्या बोल रहे हैं? लोन पेयर। तो लोन पेयर कितना है? 1 है। क्लियर बात? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? कि नहीं पा रहे? 8। इलेक्ट्रॉन नहीं पूछा है, क्या पूछा है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8 है। चलें सर, तीसरा हेडिंग डालिएगा। पहला हम लोगों ने आयनिक बॉन्ड पढ़ लिया, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। दूसरा हमने कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ा। तीसरी हम बात कर रहे हैं इसी के छोटे भाई की, जिसका नाम है डेटिव बॉन्ड। मौका पड़ने पर याद रखना है, जब भी हम किसी की बात करेंगे, किसी एलिमेंट की कोवैलेंसी की, क्या बात करेंगे? कोवैलेंसी की। तो कोवैलेंसी का मतलब होता है कि वो कितने बॉन्ड फॉर्म कर सकता है कोवैलेंट। उसमें कोवैलेंट बॉन्ड प्लस डेटिव बॉन्ड दोनों काउंट होते हैं। तो याद रखना है, साइड में लिख लीजिएगा, कोवैलेंसी। अगर किसी भी एलिमेंट की हम कोवैलेंसी की बात करेंगे तो थ्योरी अपनी जगह है, याद रखना है आप उसमें कोवैलेंट बॉन्ड प्लस जितने भी डेटिव बॉन्ड हैं उनको काउंट करेंगे। ठीक बात? यहां लिखिएगा पीरियड, यहां लिखिएगा मैक्सिमम कोवैलेंसी। मैक्सिमम कोवैलेंसी का मतलब होता है उस पीरियड को देखते हुए सारे एलिमेंट वो कोवैलेंसी दिखाए, ये जरूरी नहीं है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कितनी दिखा सकते हैं इसकी बात करेंगे। तो याद रखना है कि पीरियड नंबर 1 जो है उसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी है सर? 2 है कि 4 है? हम मारेंगे पटक कर 1 है, क्योंकि एक है बॉन्ड बना के 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, डुप्लेट पूरा हो जाएगा। बुद्धि हो भाई तुम, सोच रहे हैं कि तुम बताओगे, तो गलत है फिर वो। पीरियड नंबर 2 मैक्सिमम कोवैलेंसी। बहुत अच्छे, मर जाओ सालों। क्या बोला है? ऐसा ऐसे समझो, ऐसे समझो, एक बात समझो, छोड़ो वो सब भी और बढ़िया तरीके से लाते हैं। एक बात बताइएगा, जितने आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन होंगे उन्हीं के रिस्पेक्ट में तो बॉन्ड बनाना होगा। तो याद रखना है पीरियड नंबर 2 मतलब नियॉन को मान लो ज्यादा से ज्यादा,
तो आउटर मोस्ट शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते, और 2 इलेक्ट्रॉन एक कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। क्या ये तुमको दिख रहा है यहां पर? तो 8 इलेक्ट्रॉन से कितनी कोवेलेंसी दिखा सकते हैं? 4। याद रखना है सेकेंड पीरियड एलिमेंट की मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी होगी? 4। इलेक्ट्रॉन कितने भी उसके पास बच जाए वो 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाएगा, यानी 8 से ज्यादा नहीं रख सकता। पीरियड नंबर 3 मैक्सिमम कोवेलेंसी 6। इतनी बात आपको याद होनी चाहिए, इसके बिना केमिस्ट्री चलने वाली नहीं है। बात समझ में आ रही है? और सुनिए, जब मैं लिख रहा हूं मैक्सिमम कोवैलेंसी तो इसका मतलब है कि वो कुछ भी कर ले। 4 का मतलब कोवेलेंट प्लस कोऑर्डिनेट मिला के बनाओगे तो भी 4 बनाओगे, और केवल कोवेलेंट बनाओगे तो भी ज्यादा से ज्यादा 4 बना सकते। क्लियर है बात? जैसे एक एग्जांपल लिख लो, N2O5। आओ भाई, N2O5 बनवाया है हमने, बनाओ स्ट्रक्चर सब लोग। डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। क्या नाइट्रोजन अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए पहले 3 बॉन्ड बनाएगा? क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन है उसके पास, तो वो 3 बॉन्ड जब बनाएगा, इधर देखो NO, N, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, उसके 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 2 ऑक्सीजन बचे हैं। क्या नाइट्रोजन के पास 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के बाद एक लोन पेयर रहता है? तो अब वो अपनी कोवेलेंसी को एक्सपेंड नहीं कर सकता, यानी डबल बॉन्ड O बना के 5 नहीं दिखा सकता। इसलिए वो क्या करेगा, अब ये जो ऑक्सीजन एटम यहां मौजूद है, इनके साथ कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड का। क्लियर है बात? तो अगर कोई पूछेगा तो यहां पर नाइट्रोजन की कोवेलेंसी कितनी है? 4। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +5। देखो कितने घंटों बाद तुम समझ पाते हो। नहीं पकड़ पा रहे हो हैं? साले ऑक्सीडेशन नंबर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से निकाला जाता है, उसका बॉन्ड बॉन्ड से कोई मतलब नहीं है। अब क्या ये बताओ, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ है तो क्या यहां से +2 आ रहा होगा? यहां सिंगल बॉन्ड बना रहा है +1 आ रहा होगा। क्या लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट जब मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट को अपना लोन पे डोनेट करता है तो क्या उसके ऊपर +2 चार्ज आता है? तो इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है? +5 है नाइट्रोजन का। बात समझ में आ रही है सर? तो ध्यान रखिएगा, कोवेलेंसी 4 है, ऑक्सीडेशन नंबर +5। अब आपसे पेपर में कोई एक स्टेटमेंट एक डाल सकता है क्या कि फॉर नाइट्रोजन इट्स मैक्सिमम कोवेलेंसी इज ऑलवेज लेस देन विद या फ्रॉम इट्स मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर। बिल्कुल सही है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर 5 तक दिखा सकता है +5, लेकिन मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 के ऊपर दिखा नहीं सकता। रीजन, क्योंकि वो क्या है? सेकेंड पीरियड एलिमेंट है। आगे और बात करेंगे डी ऑर्बिटल है कि नहीं है, अभी हम वो फालतू की बातचीत नहीं कर रहे हैं। क्लियर है मामला? तीसरा हेडिंग डालिएगा, तीसरा बॉन्ड डेटिव बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अभी तो हम केवल तुमको दिखा रहे हैं इनको, या इसी को कहा जाता है सेमी पोलर बॉन्ड। क्या कहते हैं बेटा? सेमी पोलर बॉन्ड। ये कब आता है? ये सामने वाले की मदद करने के लिए आता है। तो एक बात बताइए जरा, अगर हमको डेटिव बॉन्ड बनाना है तो क्या चीज होनी चाहिए? केमिस्ट्री से हट के क्या चीज जरूरी है? 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। दरवाजा खोल दो, निकल जाएगी। खोल दो, दोनों दरवाजे खोल दो। अबे नहीं तो तुम ही को चबा लेगी, हमारा क्या है?
15-20 मिनट और रुक जाओ, उसके बाद मैथ वाले को पकड़ना। इधर आओ। और क्या है यार, एक बात बताओ जरा, केवल लोन पेयर होना चाहिए इससे बन जाएगा डेटिव बॉन्ड? नहीं सर, एक आदमी जिसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, यानी उसका ऑक्टेट पूरा हो चुका और वो दे सके, और एक आदमी जिसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत हो, यानी कि उसका ऑक्टेट पूरा ना हो, तब ये दोनों लोग एक दूसरे के आमने सामने आएंगे, तभी तो ऐसा बॉन्ड नजर आएगा, अदरवाइज नजर आने वाला नहीं। अमोनिया और अमोनिया मॉलिक्यूल है, क्या सब नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है? कोई एक दूसरे को दे देगा क्या? नहीं सर। लेकिन अगर अमोनिया है और उसके सामने कोई बोरॉन का कंपाउंड आ गया, बोरॉन मतलब भिखारी फैमिली, तो इसका मतलब वो भीख मांगेगा, उसके पास लोन पेयर है, तो ये लोग आपस में मिलकर कौन सा बॉन्ड बना लेंगे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड। तो लिखिएगा, वन एटम should have extra lone pair of electron. One atom should have extra lone pair of electron, and another element या another atom have vacant space, have vacant space। वैकेंट स्पेस का मीनिंग क्या है सर? ये क्या कह रहे हैं, एक आदमी के पास लोन पेयर हो, लेकिन यहां इन्होंने टर्म क्या यूज किया है? एक्स्ट्रा वाला। ये क्यों यूज किया है? केवल लोन पेयर से काम नहीं होगा, ऑक्टेट पूरा भी होना चाहिए उसका, और दूसरा एलिमेंट जो है उसके पास इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए ऑर्बिटल यानी खाली डब्बा अगर है, तो इसका सीधा सा मतलब है ये लोन पेयर ये अपना इसके खाली बॉक्स में यानी खाली ऑर्बिटल में क्या करेगा? कोऑर्डिनेट कर देगा। तो इस प्रकार के बॉन्ड को क्या बोलेंगे? डेटिव बॉन्ड। लेकिन एक बात हमको ये बताओ कि सीधा सा मामला है कि क्या ये बॉन्ड दो एलिमेंट के बीच में पहली बार बन रहा है? और जब पहली बार कोई बॉन्ड बनता है तो वो कहलाता है सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड। तो ये डेटिव बॉन्ड में भी कैटेगराइज है। ये कौन सा वाला बॉन्ड होगा? सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। नोट करिए सर, कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अच्छा, एक बात ये बता दो, जिनके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर है वो दे सकते हैं अपना लोन पेयर। जिनके पास खाली डब्बा बोला गया, खाली डब्बे का मतलब दो तरीके से, एक जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, बात समझिएगा। जैसे एक सिंपल सी कहानी ऐसे समझो कि इसका इस बात से कोई संबंध नहीं कि जिसका ऑक्टेट पूरा है वो और इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो वो नहीं लेगा, बात समझिएगा। अगर इस हिसाब से बात करेंगे तो मुकेश अंबानी को और अडानी को पैसा कमाने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत पैसा है उनके पास, लेकिन जितना भी आ जाए वो कम है। तो जाहिर सी बात है कि अगर आपके पास खाली डब्बा है यानी आप और इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, तो आपके सामने अगर ऐसा कोई एलिमेंट आया तो आप उसका लोन पेयर एक्सेप्ट कर लोगे। तो दोनों कंडीशन में लोन पेयर का एक्सेप्टेंस होता है। अब जिसने लोन पेयर दिया है उसे कहेंगे लुईस बेस। क्या कहेंगे सर? लुईस बेस। जिसने एक्सेप्ट किया है उसे कहा जाएगा लुईस एसिड। और इसी बिहाव पर आपने कक्षा 11 में इसको पढ़ा कि इसमें एक आदमी जो होता है उसे कहा जाता है डोनर। एक एलिमेंट, एक कंपाउंड में क्या होना चाहिए? डोनर एलिमेंट, और दूसरी जगह पर क्या हो? एक्सेप्टर। एक डोनर होगा और दूसरा एक्सेप्टर होगा। चलो सर एग्जाम्पल लिखते हैं। वाटर है, हम सबको पता है कि H+ के साथ रिएक्ट करके H3O+ बनाता है।
जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। बनाओ सर। वाटर का मतलब ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो गया है और उसके पास कितने एक्स्ट्रा लोन पेयर है? 2 एक्स्ट्रा लोन पेयर है। यहां आते हैं। H प्लस का मतलब है सर उसका कन्फ्यूग्रेशन 1s0 है, यानी एक इलेक्ट्रॉन था वो भी तुम निकाल ले गए, यानी उसके पास एक खाली 1s ऑर्बिटल मौजूद है यहां पर। तो इसका मतलब एक डोनर है और एक एक्सेप्टर। तो क्या ये अपना लोन पेयर ऑक्सीजन इसी को पकड़ा देगा? इसके वैकेंट 1s ऑर्बिटल में देगा। तो सर इसका मतलब जो ये हाइड्रोनियम आयन बनता है इसको कुछ इस तरीके से बना लेते हैं। क्या ये H प्लस को अपना लोन पेयर कोऑर्डिनेट कर रहा है? एक स्ट्रक्चर तो ये बना लीजिए। इसी स्ट्रक्चर को एक और तरीके से दिखाया जाता है। हम इस डेटिव बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब मैं इसे कोवेलेंट में कन्वर्ट करूंगा बेटा तो देखना क्या इसका मतलब सीधा सा है, एक लोन पेयर तो इनके पास बचा ही है। अब इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया है तो इस पर चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव। और हाइड्रोजन ने एक्सेप्ट कर लिया है तो 0। लेकिन यहां +1 क्यों आया? +2 क्यों नहीं आया? इलेक्ट्रॉन तो 2 दिए हैं। तुम बताओ। मस्ती आ रहे थे ना? आओ आओ। मान लो आ गया पेपर में, तब वो सरल चल रहा है ना। आओ हम सरल में कठिन कर देंगे। आओ। 2 इलेक्ट्रॉन दिए, चार्ज +1 क्यों आया? क्योंकि जो बॉन्ड बना है वो कौन सा बना है? कोवेलेंट। और कोवेलेंट का मतलब होता है शेयरिंग। इसका मतलब यह है कि ऑक्सीजन को एक इलेक्ट्रॉन और एक हाइड्रोजन को रखना चाहिए था, लेकिन ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन भी अपने पास से रखा है। जैसे कि पिज्जा 200 रुपए का आता है, तो इक्वल शेयरिंग का मतलब होता है कि मान लो हम गए और यही भाई साहब गए और हम दोनों ने 100 रुपया रखा, तो सीधा सा फंडा होता है 100 लाओ। तो 200 रुपए दिए, पिज्जा लिया, ठूसा, चले आए। बोलो यार। अब पता चला कि ये हमारे पीछे लग गए, एक बार तो खा चुके हैं, अब ये हमारे पीछे लग गए कि सर जी पिज्जा खाना है। तो हमने कहा ठीक है चलो। अब वहां जब पिज्जा ऑर्डर करने की बारी आई तो बोले सुनिए सर हम पैसा तो भूल गए, पैसा तो है ही नहीं हमारे पास। तो अब मजबूरी है तो हम कहेंगे कोई बात नहीं। लेकिन जब हम किसी से कहेंगे, पिज्जा खा के वापस आएंगे, तो जब हम किसी से कहेंगे तो हम ये कहेंगे कि हमको 100 रुपए का नुकसान हुआ है कि 200 का? 100 का। आधा तो ठूसा है ना हमने। अरे बोलो ना यार। यानी हमने इनके हक का पैसा भी अदा किया है। इसलिए वो +1 चार्ज किस वजह से आया है? हाइड्रोजन का जो एक इलेक्ट्रॉन रखा गया था। अच्छा इनको फायदा कितने का हुआ? 100 का कि 200 का? 100 का, क्योंकि ये भी आधा ही ठूस पाए हैं। बोलो यार। इसलिए हाइड्रोजन पे +1 था, उसे एक इलेक्ट्रॉन का फायदा हुआ तो -1 चार्ज आया, नेट में क्या हुआ? 0। क्लियर है मामला? ये है हाइड्रोनियम आयन। बना लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। आइए अब ये बात तय है, डेटिव बॉन्ड वहीं बनेगा जहां पर एक एलिमेंट के पास एक्स्ट्रा लोन पेयर हो, यानी ऑक्टेट कंप्लीट करने के बाद लोन पेयर आ रहा हो। अरे बोलो ना यार। इसका मतलब वो एलिमेंट जिनके पास ऑक्टेट पूरा नहीं है और लोन पेयर नजर आ रहा है, उनका लोन पेयर असलियत में लोन पेयर नहीं है, उनका लोन पेयर किसी काम का नहीं है, क्योंकि उनका ऑक्टेट अभी पूरा नहीं हुआ। तो ये रट्टा मत मारना कि लोन पेयर वर्सेस वैकेंट ऑर्बिटल। क्लियर है मामला? अब एक छोटा सा सवाल है जिसमें तुम्हारा विकेट गिर जाएगा। आओ। डेटिव बॉन्ड
bond absent in डेटिव बॉन्ड कहां पर absent है ये पूछा जा रहा है। पहला है P2H5 प्लस, दूसरा ऑप्शन NH4 प्लस, तीसरा ऑप्शन N2H5 प्लस, चौथा ऑप्शन NH2 प्लस। अच्छा, मैं याद रखना है केमिकल बॉन्डिंग में आप इसको लिखते रहेंगे, जैसा मैंने आपको बताया इनऑर्गेनिक का मामला है, कुछ कुछ डेटा हम आपको अलग से लिखाते रहेंगे आगे का, उसको अपनी कॉपी में वही जो ऊपर वाला बॉर्डर होता है वहां पे अलग कलर से आपको साइड में लिखते रहना है। वो आपके काम तब आएगा जब आपके पास 2 मिनट है, 5 मिनट है, आप केवल ऊपर के 4 पन्ने भी अगर ऊपर की 4 लाइनें पढ़ लेंगे तो 4 चीजें सीख जाएंगे। क्लियर है मामला? तो जब बोले कि हेडर में लगाओ तो ध्यान रखना है। दूसरा, हम जो भी चीज है इसमें आगे की चीजें भी बताएंगे, डेटिव बॉन्ड तो बताएंगे ही बताएंगे, बाकी और चीजें भी सीखते जाना है, स्ट्रक्चर बनाते हुए भी सीखते जाना है। बताइए आंसर। कौन सा है? हो गया मतलब आ ही नहीं रहा है। देखो, तुम तो सब ऑनलाइन पढ़ लिए थे, क्या हुआ? ये वाला नहीं पढ़ा था? तो जो पढ़ा है वो नहीं पढ़ा होगा अभी। देखो तो अभी मजा आएगा तुमको। एक्चुअली में जो केमिकल बॉन्डिंग में है वो पेपर में नहीं आता है। मेरी बात नहीं समझे तुम? जो बुक में है पेपर में उससे सवाल नहीं आता है। उन चीजों का अच्छा खासा वर्जन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करके सवाल आता है, तो आपको उसी तरीके से पढ़ा रहे। वरना हम पूरी क्लास इसी में झोंक देते कि NaCl में Na+Cl- MgCl2 में Mg+2 2Cl-। मालूम है हमको मतलब नहीं। जब हाँ आयनिक बॉन्ड की बारी आएगी तो उसमें खतरनाक वाला कराएंगे। क्या कौन कौन आयनिक कंपाउंड बनाता है, लिथियम का कौन सा कंपाउंड जो होता है ऑक्साइड, नाइट्राइड, क्लोराइड आयनिक होता है कि कोवेलेंट होता है, उसकी बात करेंगे जो पेपर में आता है। यहां पर पहला हिंट है, सारे कंपाउंड में H+ निकालकर बाकी बची चीज का स्ट्रक्चर बनाइए जल्दी से। और अगर बाकी बची चीज का ऑक्टेट पूरा है यानी कि उसका अष्टक पूरा है और एक्स्ट्रा लोन पेयर है तो H+ को मिलेगा, डेटिव बॉन्ड बनेगा, वरना नहीं बनेगा। बात खत्म यार। H+ तो खाली डब्बा है। अरे बोलो यार, इस तरीके का जब भी सवाल आएगा H+ क्या है? खाली डब्बा। अब पीछे वाला जो तुम नहीं समझ रहे थे उसमें यही बात समझनी थी। H+ खाली डब्बा है। अब उसको जो आदमी लोन पेयर दे पाएगा वही डेटिव बॉन्ड बनाएगा। लोन पेयर देने की कंडीशन, खुद का ऑक्टेट पूरा होना चाहिए और एक्स्ट्रा लोन पेयर होना चाहिए। चेक करो, सवाल तो वो कराएंगे कि तुमने देखे नहीं होंगे और गारंटी के साथ गलत होंगे, ये भी बता रहे हैं। कठिन वठिन कुछ नहीं है, बेसिक कंसेप्ट पे सवाल है। बुद्धि लगाओगे तो होगा, नहीं लगाओगे तो नहीं होगा। इधर देखो भैया, इनको लाते हैं मार्केट में। P2H4 और H+ अलग अलग कर लिया। P2H4 को बनाने का तरीका फॉस्फोरस फॉस्फोरस, नाइट्रोजन फैमिली का है तो 3 बॉन्ड इसको बनाने ही बनाने हैं। अब सर क्या 2-2 हाइड्रोजन के साथ, ये वाले हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन है? बोलो ना यार। क्या ये सब करने के बाद फॉस्फोरस के पास लोन पेयर आ जाता है या नहीं आ जाता है? तो अगर लोन पेयर आ जाता है तो क्या ये अपना लोन पेयर किसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं? H+ को। यानी कि यहां पर डेटिव बॉन्ड प्रेजेंट है, कहीं कोई समस्या नहीं। मामला समझ में आया या नहीं आया सर? इधर आइए, NH4+ ब्रेक करिए अमोनिया और H+ में। हम सबको पता है अमोनिया में NH3 बनाने के बाद, अभी पीछे पढ़ रहे थे, लोन पेयर रहता है या नहीं रहता है?
तो ये अपना लोन पेयर इसे आसानी से दे सकता है H+ के वैकेंट और वाइटल में, यानी कि यहां पर मामला चल रहा है। वो एक्स्ट्रा लोन पेयर भी ध्यान दिए रहना है। N2H5+, ये हो गया है तो ये भी हो जाएगा। H+ हटा के बात करें तो N2H4 और H+। N2H4 का मतलब हाइड्राजीन पढ़ाया था, लिखाया है। क्यों? ये कहां पे हम लोगों ने पढ़ा था? तुम नहीं, ये वाला स्ट्रक्चर कहां पे पढ़ाया था? 100 रुपया इनाम देंगे, जीत लो, और जगह बतानी है। देख लो, देख रहे हो? इनको 100 करोड़ का सवाल पूछ ले, ये नहीं, इनका काम खत्म ही है। कहां पढ़ाया था भाई? तुम्हारी N2H4 कहां पढ़ाया ये बताओ बस। जिस समय ये जो लोग सुबह वाले हैं, इनके में मैंने पीरियोडिक में पढ़ाया है। एटॉमिक रेडियाई जब पढ़ा रहे थे तो कोवेलेंट रेडियाई पढ़ा रहे थे, उसमें 3 सवाल कराए थे। ऑक्सीजन की एटॉमिक रेडियाई निकालने के लिए, कार्बन की, नाइट्रोजन की। उसमें नाइट्रोजन के साथ N2H4 आया था और वहां पे पढ़ा था N3H, पहला नाइट्रोजन का हाइड्राइड है जो एसिडिक नेचर का होता है, बाकी सबके सब बेसिक होते हैं। क्या नहीं पढ़ाया गया है? सोचो 100 रुपया इस बात का मिल रहा है कि सिर्फ ये बताना है कहां पढ़ा है, क्या पढ़ा है, ये नहीं पूछ रहे हैं। खैर चिंता मत करो, इधर आओ। क्या नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा है? बिल्कुल पूरा है। क्या ये लोन पेयर देने के लिए तैयार है? बिल्कुल। तो क्या ये अपना लोन पेयर H+ को देगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, कहीं कोई समस्या नहीं है। यहां आते हैं सर, NH2+ H+ निकालने की जरूरत नहीं। जैसे ही आप NH2+ खुद बनाएंगे, नाइट्रोजन रोता हुआ नजर आएगा आपको। क्यों? नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 5। एक चला गया, कितने बचे? 4। अब 4 अगर बचे तो 4 में से 2 तो लग गए इधर, और ये एक लोन पेयर है। तो यहां पर अगर पूछा जाए तो इसका ऑक्टेट क्या है? इनकंप्लीट। यानी कि अभी ये कोई डेटिवेटिव बॉन्ड बनाने के बारे में नहीं सोचेगा, ये तो अभी सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है? कोवेलेंट बॉन्ड से अपना ऑक्टेट भी पूरा नहीं कर पा रहा है। तो सही आंसर क्या होगा? NH2+। N2H4 को बोलते हैं हाइड्राजीन। N2H5+ को क्या बोलते हैं? हाइड्राजीनियम आयन। क्या ये बात समझ में आती है इतनी? चलिए सर, एक लाइन लिखिएगा। H+ किसी का साथ जुड़ना प्रोटोनेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? तो तुम मुझे सिर्फ इतना बताओ, मैं अंग्रेजी में अभी लिखाने जा रहा हूं। अगर किसी के पास H+ जुड़ रहा है तो H+ का तो बिल्कुल क्लियर कट खेल है। वो कह रहा है देख भाई मेरे पास 0 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन देगा तो मैं तेरे पास आऊंगा, अदरवाइज नहीं आऊंगा। और इलेक्ट्रॉन कैसे लूंगा? एज अ डेटिव बॉन्ड। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जब जब प्रोटोनेशन हो रहा होगा, मतलब कि डेटिव बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा होगा, यही तो मतलब है। तो लिखिएगा, प्रोटोनेशन ऑलवेज रिजल्ट द प्रोटोनेशन ऑलवेज रिजल्ट द dative bond formation. Protonation always result the dative bond formation. यानी कि जो प्रोटोनेशन है वो हमेशा किसकी बात करेगा? डेटिव बॉन्ड फॉर्मेशन। क्लियर बात? अब एक जो किताब वाला है
ये समझ में आया ना? जब जब प्रोटोनेशन होगा मतलब H+ जुड़ा है, और H+ अगर जुड़ा है तो उसको किसी ने इलेक्ट्रॉन दिया है, और इलेक्ट्रॉन पेयर जब मिला है तो कैसे मिला होगा? नेगेटिव बॉन्ड से। ठीक बात। PF3 NH3 के साथ रिएक्ट करके PF3.NH3 बनाता है। बना लीजिए सर, सिंपल कहानी है। PF3 NH3 के साथ जुड़कर PF3.NH3 बनाता है। इसे बोलते हैं एडिटिव प्रोडक्ट, यानी कि जुड़े हुए हैं आपस में। क्या है सर? एडिटिव प्रोडक्ट है। ठीक है, हुआ क्या होगा? ये भी F3 है, देखना क्या 3 इलेक्ट्रॉन इनके पास होते हैं? 3 दूनी 6। फ्लोरीन की तरफ ज्यादा बढ़ा के इसलिए बनाया है क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से वो इलेक्ट्रॉन पेयर किधर शिफ्ट होगा? फ्लोरीन के साइड। बार बार मैं तुम्हें परेशान करूंगा, इसके पास फलाना वैकेंट ऑर्बिटल है, जो जिस पीरियड का एलिमेंट है उसके पास वही वैकेंट ऑर्बिटल हो सकता है। तो क्या बोरॉन सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है? तो मैं बोल सकता हूं कि बोरॉन के पास कौन से पीरियड का वैकेंट ऑर्बिटल होगा? सेकेंड पीरियड का। क्लियर है बात? और सुनिए, क्या बोरॉन के कन्फ्यूगरेशन में, इसका भी जुगाड़ बताते हैं। बोरॉन का कन्फ्यूगरेशन है 1s2 2s2, अरे बोलो ना, 2p1। तो इसका मतलब खाली कहां है? 2p में। p में नहीं, कहां खाली है? 2p में। तो जब जुगाड़ कहीं से मिलेगा तो कहां मिलेगा? 2p में। 1s खाली करके तो नहीं कर दोगे। तो इसका मतलब ये कौन सा वाला वैकेंट ऑर्बिटल है? 2p वाला। यहां आते हैं अमोनिया, इनके पास लोन पेयर मौजूद है। ये अपना लोन पेयर, इन्हें क्या करेंगे? कोऑर्डिनेट कर देंगे। बना लीजिए। तो मैं क्या करूंगा? मैं इसी को, यही वाली चीज मैंने लिखी है, और करके PF3 जो है, इज्जत से अगर बनाए तो NH3 ने अपना लोन पेयर इन भाई साहब को कोऑर्डिनेट कर दिया। ये एडिटिव प्रोडक्ट बना। और कहने के लिए सीधी सी बात है, यहां पर NH3 किसके तरीके काम कर रहा है? एक्ट एज अ लुईस बेस, क्योंकि लोन पेयर दे रहा है। और ये भाई साहब एक्ट एज अ लुईस एसिड। इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। ओके सर। ये वाला कोऑर्डिनेट बॉन्ड दो एलिमेंट के बीच में पहली बार नजर आया है। तो जो बॉन्ड पहली बार बनता है वो कौन सा कोऑर्डिनेट होता है? सिग्मा कोऑर्डिनेट। ठीक बात। एक छोटी सी झलक दिखा रहे हैं। बैक बॉन्डिंग। चलें सर। बैक बॉन्डिंग का मतलब क्या है समझिएगा। ये बोरॉन के पास 3 फ्लोरीन एटम लगे हैं और बोरॉन के पास ये खाली डब्बा, यानी कि वैकेंट 2p ऑर्बिटल मैं बोल सकता हूं। यानी ये खाली डब्बा कौन सा है? वैकेंट 2p ऑर्बिटल है। समझना सर। जब अमोनिया इसके बगल से नहीं गुजरा था, बहुत सोच समझ के बात करिएगा,
जब अमोनिया इसके बगल से नहीं गुजरा था तो इसे किसी ना किसी तरीके तो स्टेबल होना था सर। तो क्या इसके पास अभी 6 ही इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? बोलो भैया, अभी कितने हैं? 3 बॉन्ड का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन है। क्या जितने भी फ्लोरीन यहां पर मौजूद हैं उन सबके पास, मैं एक एक लोन पेयर इसलिए दिखा रहा हूं कि अभी काम का यही है, क्यों कंफ्यूज करूं मैं। तो क्या उन सबके पास लोन पेयर है? और अगर किसी के पास बगल में, सुनना, क्या ये एक्स्ट्रा लोन पेयर है? अरे बोलो भैया, क्या ये एक्स्ट्रा लोन पेयर है? क्या ये खाली डब्बा है? तो किसी ने कसम दी है क्या कि अलग अलग हो? ये तो एक ही जगह मौजूद है। तो अगर एक जगह मौजूद है तो क्या ये इसे अपना लोन पेयर इसके खाली डब्बे में डाल सकते हैं? बोलो सर। ये भी डालेंगे और ये भी डालते हैं। ये कहलाती है बैक बॉन्डिंग। तुम्हें लग रहा होगा तो मजा आ गया गुरु, इसको मजा नहीं आ गया। ये इसको तड़पा रहा है। कैसे तड़पा रहा है समझना। ये इसके पास आया और इसने कहा कि भैया, ऐसे समझो जैसे तुम मेरे पास आओ और मैं तुमसे कहूं कि जैसे छोटे बच्चों को देखा होगा, छोटे बच्चे मान लो 3-4 बच्चे हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, जैसे किसी के पास किसी का कोई खिलौना है तो वो क्या करते हैं कि जैसे कोई रोने लगा तो कहा नहीं जाता दे दो, तो वो क्या करता, कहेगा लो अच्छा ले लो, और लेके वहीं बैठा है, और जैसे ही उसने उसकी लाइट जलाई तुरंत उठा लिया ये मेरा है। यानी उसको पूरा खुश होने का मौका नहीं देते। यहां ये क्या कर रहे हैं सुनना, इन्होंने कहा भाई दिक्कत में, बोले कोई दिक्कत नहीं, हम तुम्हारे दोस्त हैं, हमारा नाम फ्लोरीन है। बोले ठीक। बोले देखो हमने अपना लोन पेयर तुमको दे दिया। तो बोले अच्छा। और जैसे ही लोन पेयर मिला और इसने संतुष्टि इसको हुई और इसने अपनी आंख बंद करी, वैसे ही लोन पेयर वापस आ गया। यानी जो दिया था वो वापस। किसी ने पूछा अब, बोले ये क्या कह रहा है, तुम उसके चक्कर में फालतू पड़े हो, हम दे रहे हैं तुमको। इन्होंने दिया, जैसे ही संतुष्टि हुई आंख बंद करी वापस। इसने कहा ये दोनों बदमाश हैं, मेरे पास आओ। इन्होंने दिया, तो अब ये इसकी मदद तो कर रहे हैं लेकिन इसको तड़पा भी रहे हैं बराबर या नहीं। तो ये खुश रहेगा क्या? नहीं सर। अब यहां पर जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है इसको इस तरीके से दिखाया गया, देखना सर। यहां पर क्या ये लोन पेयर कभी मिल रहा है, कभी वापस जा रहा है, कभी मिल रहा है, कभी वापस जा रहा है। जैसे ही लोन पेयर इसको मिलेगा, क्या यहां पर एक पार्शियल बॉन्ड आ जाएगा? पार्शियल इसलिए क्योंकि ये बॉन्ड बन भी रहा है और टूट भी रहा है। तो कहा जाएगा बोरॉन और एफ के बीच में एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है। कौन सा कैरेक्टर आएगा? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। और यहां पर जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है इसे कहा जाएगा पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या नाम बोलेंगे सर? पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बना के इसलिए नहीं दिखा सकते क्योंकि वो बॉन्ड रुकता नहीं है सर, तो बनाया तो गलत बात मान ली जाएगी। इसका मतलब क्योंकि ये बॉन्ड किसके ऊपर बन रहा है? सिग्मा बॉन्ड के ऊपर बन रहा है। तो सिग्मा बॉन्ड के ऊपर कौन सा बॉन्ड बन सकता है? पाई बॉन्ड। सुनते रहना सर। यहां पर ये जो रेजोनेंस हो रहा है, इस रेजोनेंस को, रेजोनेंस का मतलब क्या होता है सुन लीजिए, इसके लिए बहुत आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। रेजोनेंस का मतलब है इलेक्ट्रॉन का एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में जाना और वापस आना। केवल जाना नहीं, जाके रह नहीं जाना, जाना और वापस भी आना। थोड़ी देर बाद भी आओ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या ये जा रहा है और वापस आ रहा है? तो इसका मतलब है ये कैसा रेजोनेंस है? बैक बॉन्डिंग वाला रेजोनेंस। क्योंकि ये बॉन्ड पीछे के एलिमेंट बना रहे हैं इसलिए इसे क्या कहा जा रहा है? बैक बॉन्डिंग। क्लियर मामला? अब मुझे बताइए PF3 की बॉन्ड लेंथ यहां पर, यानी कि इस बैक बॉन्डिंग की वजह से बॉन्ड लेंथ PF3 में ऐसे ही लिख रहा हूं, P सिंगल बॉन्ड F मैंने मान ली कितनी है? L1 है। क्लियर बात? यहां आते हैं सर, बॉन्ड लेंथ ऑफ P सिंगल बॉन्ड F इन PF3
डॉट NH3 इज L2। क्या ये बात समझ में आती है? यहां पर बॉन्ड लेंथ क्या है? PF की L2। L1 और L2 के बीच का रिलेशन क्या होगा? सवाल समझ में आया कि नहीं? जब केवल BF3 है तो BF3 में B और F के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया है, क्योंकि लोन पेयर के आने और जाने की वजह से, बैक बॉन्डिंग की वजह से। तो हमने B और F के बीच की बॉन्ड लेंथ को L1 माना। जिस समय BF3 अमोनिया के साथ रिएक्ट करके एडिटिव प्रोडक्ट बना रहा था, उस समय हमने इस बॉन्ड लेंथ को BF माना, इस बॉन्ड लेंथ को L2 बोल दिया। तो L1 और L2 में क्या रिलेशन है? क्या आंसर आएगा? आप इतने समझदार हैं कि L2 ग्रेटर देन L1 होगा या नहीं होगा? रीजन क्या है? क्या BF3 में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, और जब ये एडिटिव प्रोडक्ट बनाया तो ये प्योर सिंगल बॉन्ड हो गया? अरे बोलो ना यार, ये कैसा हो गया? प्योर सिंगल बॉन्ड। और बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होती है? सिंगल बॉन्ड की डबल बॉन्ड से ज्यादा होती है, इतना आपको पता है। तो पार्शियल डबल बॉन्ड से भी ज्यादा होती होगी, इसलिए बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होगी? L2 ग्रेटर देन L1। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, मैंने इस बॉन्ड लेंथ को L1 माना था और इस बॉन्ड लेंथ को L2 माना था। हाँ ठीक है, तो L2 ग्रेटर देन L1, इसमें कोई समस्या नहीं है। अब सर, अगर इतनी बात आपको आ रही है तो मान लीजिए उसने ये कहा कि जब BF3 एडिटिव प्रोडक्ट बनाता है, क्या बनाता है? एडिटिव प्रोडक्ट विद अमोनिया, तो BF बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती है? BF3 जब अमोनिया के साथ एडिटिव प्रोडक्ट बनाता है, यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, तो उसकी B सिंगल बॉन्ड F बॉन्ड लेंथ बढ़ती है या घटती है? बढ़ती है। अरे बोलो ना यार, क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्या हो गया है? खत्म हो गया। क्या बात पकड़ में आती है? तो उतारिए फिर लिखा दें, बहुत तगड़ी चीज है। हालत का पढ़ाऊंगा मैं इसको दोबारा, अभी मूड हो गया क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ाना है हमको, वो 10 मिनट पढ़ा के काम बनने वाला नहीं है उसमें, तो इसलिए मैंने बैक बॉन्डिंग पढ़ा दिया तुमको तब तक। और याद रखना, बैक बॉन्डिंग हर उस जगह हो सकता है जहां पर वैकेंट ऑर्बिटल हो और पीछे जो एलिमेंट है उनके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर। लोन पेयर शब्द नहीं याद रखना, एक्स्ट्रा लोन पेयर का मतलब ऑक्टेट पूरा होगा। अच्छा एक बात बताओ, लोन पेयर का मतलब किसी की मदद करना? अरे बोलो ना यार, अभी तुम्हारे सामने कोई भिखारी आओ, कह दो भैया 100 रुपए दे दो, तो तुम क्या है, तुम खुद ही साले बुलवाओ नहीं, अब कुछ बोलो ना यार। अब इसका ये मतलब थोड़ी तुम्हारे पास 100 रुपया नहीं है, और अगर कोई कह दे तुमसे कि ये बताओ तुम्हारे पास 10 रुपए नहीं, तो तुम कहोगे है, तो इसका मीनिंग ये है कि हमारे पास जो है वो हमारे काम के हैं, हमारे पास एक्स्ट्रा नहीं है। और वहीं जब आप अच्छे आदमी बन जाएंगे, बढ़िया इंजीनियर डॉक्टर बनेंगे, और उसके बाद बढ़िया से अपनी गाड़ी से उतरेंगे, और कोई अगर आ गया कि भैया बाबू हमारे पास पैसा नहीं है, तो तुम क्या बोलोगे अपने पीए से कि भैया एक काम करो, निकाल के देखो कोई गड्डी पड़ी है छोटी, तो वो कहेगा सर वो 100 रुपए की नीली वाली गड्डी दे दो, हटाओ। नहीं करोगे ऐसे? आए तो भिखारी ही रहोगे तुम फिर, ये भी समझे रहे। हाँ, एक तुमको बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताते हैं, सुनिएगा, लिखते रहिएगा, सुनते रहिएगा। ऊपर वाले का एक नियम है, क्या पता है? जब तक तुम अपने लिए काम करोगे तब तक वो तुम्हारे लिए काम नहीं करेगा, और जब तुम उसके काम करने लगोगे तो वो तुम्हारे सारे काम करने लगेगा। जैसे ऊपर वाले का काम क्या है? सबकी मदद करना, सबका ध्यान रखना, सबको अच्छे से रखना। अगर तुमने दूसरे की मदद करना शुरू कर दिया, तुमने दूसरे से अच्छे से बात करना शुरू कर दिया, तो इसका मतलब तुम उसका काम करना शुरू कर दिए हो। तो अब वो खाली है बाकी लोगों से, तो वो किसके बारे में सोचेगा? तुम्हारे बारे में। मंदिर में जाके लड्डू लेके जा रहे हो, बगल वाले को ठूसा मार के किनारे कर दिए हो, उसके ऊपर पैर रख के हनुमान जी के बिल्कुल चरणों पे आ चुके हो, तुम्हें हनुमान जी कुछ नहीं कर सकते। उल्टा ये हो सकता है कि जो गधा वो पकड़े हुए हैं वो ढीला कर दें कि
के ऊपर गिर जाओ काम कर। तो इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, ये सीखने वाली बात है, इसलिए ध्यान रखो। कोई आपसे कुछ सवाल पूछे बता दो, इसमें कहीं कोई बुराई नहीं है। कोई आपसे कुछ मदद पूछे, आपके मन में अगर है, आपके पास अगर, और हाँ, मदद जेन्युइन आदमी की करो। ये नहीं कि रोड में टहल रहे, भैया 10 रुपए से तुमने बोला, सर ने बोला था मदद करनी है, दे दिया। नुकसान कुछ नहीं होगा लेकिन फायदा भी कुछ नहीं है। हाँ, कोई कह रहा है कि भैया बहुत भूख लग रहा है और तुम्हें पता है तुम्हारे पास 10 रुपया है, तो 2 समोसे, तो ले भाई, एक तू भी खा ले, आज एक से ही काम चला लेते हैं। ये मदद कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं कि उसने कह दिया भैया 20 दे दो, भैया तुम 20 दे दो, तुम 20 दे दो। बोले फिर, बोले तुम गिलास और चखने का दो ना 10 रुपया कम से कम यार, और 70 हो गया और पी के बोल रहे भैया 1 नंबर। भगवान करे कि तुम सेलेक्ट हो जाओ और ऐसे ही शराब पिलाते रहो हमको, तो फिर कुछ नहीं होना है उसमें। उतार लीजिए फिर लिखा दें सर, जल्दी से छाप लो। अब पता है, अगर कोई मुझसे पूछता है ना यहाँ क्या हो रहा है, तो मैं ये कहता हूं देख भाई, जिसका जब वो अकेला है BF3, तो जाहिर सी बात है यार, उसको जिस चीज से सपोर्ट मिलेगा वो उसी से काम चलाएगा। तो इसका मतलब BF3 जो है वो अभी क्या कर रहा है, उसमें बोरॉन एटम परेशान है, ये फ्लोरीन उसके साथ खेल रहे हैं, लेकिन मजबूरी में बैक बॉन्डिंग हो रहा है, और ये कह रहा है कि चलो थोड़ी देर के लिए ही सही हमारे ऑक्टेट को पूरा तो करते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। बोलो सर। और जैसे ही इसके बगल से अमोनिया भाई साहब टहलते हुए निकले और टोपी लिए हुए हैं जिसमें लोन पेयर चमक रहा है, जैसे ही निकलेंगे BF3 में बोरॉन चिल्ला कर पास बुलाएगा और रोने लगेगा, पैरों पे गिर जाएगा कि भैया बहुत गलत हो रहा है हमारे साथ। बोलो यार। तो वो पूछे क्या बात, बोले भाई साहब लोन पेयर देते हैं, थप्पड़ मार के छीन लेते हैं। तो बोले कोई बात नहीं, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, तुम हमसे परमानेंट लोन पेयर ले लो। तो इसका मतलब जब ये अपना लोन पेयर देगा तो बैक बॉन्डिंग बंद हो जाएगी। बंद क्यों हो जाएगी? क्योंकि बोरॉन सेकेंड पीरियड एलिमेंट है, वो अपने पास 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता, तो अपने आप ही ये बैक बॉन्डिंग यहां पर समाप्त हो जाती है। क्लियर है बात? लिखिएगा, when BF3 react with ammonia, when BF3 react with ammonia and formed additive product P single bond F, मतलब P single bond F बनाओ, PF bond length, PF bond length PF नहीं समझ पा रहे हो तो P सिंगल बॉन्ड F बॉन्ड लेंथ मैं तुम्हें बताऊं, मैं एक बात बता रहा हूं, ये मतलब इससे पता चलता है तुम्हारा हैंडपंप 120-180 फुट नीचे, मतलब घर में तुम्हारे जो बोरिंग वोरिंग कहीं हुई हो, तो जो पाइप लाइन है उसमें कहीं झांक के देखना कि जो तुम्हारी बुद्धि में चवन्नी अठन्नी है वो वहीं गिरी पड़ी है क्या। PF बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, PF बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस। क्लियर है मामला? मतलब तुम्हारा क्या ही होगा, मतलब क्या कर सकते, ठीक है। लेकिन ये है, हाँ, तुम्हारे जैसे ही मंदबुद्धि लोग आगे चल के सेलेक्ट होते हैं, और सभी होंगे अगर आप मेहनत करेंगे। देखिए एक बात समझ लीजिए, जरूरी नहीं है कि आपको IIT मिले, जरूरी नहीं है कि आपको NIT मिले, ये सबको मिलना संभव नहीं है सर। लेकिन एक चीज है जो सबको संभव है मिलना, वो क्या है? सरकारी कॉलेज। घर वालों का पैसा प्राइवेट कॉलेज से बचा के सरकारी में कम से कम लगवाएंगे, कम पैसे में काम कर लेंगे, ये काम आपके हाथ में है। और इतना आप नहीं कर पा रहे तो फिर ये नहीं कह सकते कि आप जिंदगी में फेल हो गए। हो सकता है साला तुम्ही में से कोई आदमी हमारी बात मान के बाहर समोसा लगाना शुरू कर दे, तो 1 नंबर का समोसा वाला बन जाएगा, तो पूरा काका देव का बच्चा तुम्ही समोसा अगर खरीदने लगेगा, तो समझ जाइए कि फिर आपको किसी नौकरी की जरूरत नहीं। तो टैलेंट है आपके अंदर, लेकिन आपके अंदर वो भी नहीं है सर, क्योंकि आपका तो मामला अलग ही है। आप कहेंगे सर वो इतना टेढ़ा मेढ़ा होता है, हम बताओ यार हल्की हल्की ज्योमेट्री समझ नहीं पा रहे हैं, आप बता रहे हैं समोसा बना दो। तो खैर ध्यान रखना है। कल की क्लास के लिए सर, कल 9 बजे से 11 बजे तक सुन लीजिए बड़े गौर से, आपकी नहीं रखी क्योंकि हमें और क्लास से लेनी है। 9 से 11 तक जो लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे थे
उसमें मैंने पीरियोडिक टेबल पूरा पढ़ा दिया है पिछले संडे को। कल वाले संडे में हम आपको पढ़ाएंगे अबाउ यानी कि इलेक्ट्रॉन फिलिंग रूल और क्वांटम नंबर। 9 से 11 आपकी क्लास है, कल 9 बजे आपको आना है। क्लियर है मामला? तो जिनका छूटा है वही आए, बाकी लोग फालतू में आने की कोई जरूरत नहीं है।